वेलकम टू एडिक्शन क्लासेस। कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री की और हिस्ट्री के बाकी की पार्ट की भी। ले दे के हम पूरी जो बात करेंगे वो हिस्ट्री की करेंगे। इसमें सिर्फ मॉडर्न ही नहीं, मॉडर्न मैंने इसलिए बोला क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं इसलिए, ठीक है। और ये एसएससी जीडी को लेकर ये क्लासेस चल रही हैं, जिसमें कि एसएससी जीडी पर मेन फोकस है। और एक और खुशखबरी ये है कि मैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों की क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है, एडिक्शन क्लासेस पर। तो पहले हम एसएससी जीडी जो कि हमने चालू किया था उसे ख़त्म करते हैं, क्योंकि जो चीज़ हम स्टार्ट करें उसे ख़त्म करें तो ज़्यादा बेटर है, बीच में छोड़ना अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करने वाले हैं अभी हिस्ट्री के बारे में, ठीक है, जो कि एसएससी जीडी में पूछी जाती है। चलिए, तो देखिए हिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ, यानी कि जिसे हम भारतीय इतिहास कहते हैं, तो भारतीय इतिहास की अगर मैं बात करूं तो भारतीय इतिहास को हम मेनली ये तीन पोर्शन में बांट कर पढ़ते हैं, ठीक है। पहला जो पोर्शन होता है वो पहला पोर्शन जिसे हम कहते हैं प्राचीन काल। दूसरा जो पोर्शन होता है, दूसरे पोर्शन को हम कहते हैं मध्यकाल, ठीक है। और तीसरा पोर्शन जिसे हम कहते हैं आधुनिक काल, जिसको हम मॉडर्न हिस्ट्री भी कहते हैं ना, आधुनिक काल। प्राचीन काल को एंशियंट हिस्ट्री, इसको मिडिएवल हिस्ट्री और इसको मॉडर्न हिस्ट्री कहते हैं ना। तो हम बात करते हैं ये प्राचीन काल। तो सवाल ये कि प्राचीन काल में हम इतिहास में पढ़ेंगे क्या। मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट स्वीट और बहुत शानदार सी वो चीज़ें जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं उतनी ही हम बात करेंगे, आलतू फालतू की बात नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि हिस्ट्री थोड़ा बोरियत सा लगता है आपको, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ बोरियत जैसी चीज़ें आपको ना लगें, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले तो प्राचीन काल की। तो प्राचीन काल, ये जो तीन तरह के जो क्लासिफिकेशन है ये वैसे तो अंग्रेजों की देन है, ठीक है, लेकिन अभी हम उनमें नहीं उलझेंगे। जब हम एमपीपीएससी पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल से बात करेंगे। यहाँ पर इस प्राचीन काल में हम पढ़ेंगे क्या क्या, यानी कि जो मेन हमारे जो फोकस रहेगा वो किस चीज़ पर रहेगा। तो प्राचीन काल में जो मेनली हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे सबसे पहले पाषाण काल की, ठीक है भाई साहब। तो पाषाण काल की, पाषाण का मतलब होता है भैया पत्थर, ठीक है। पत्थरों की हम बात करेंगे और इस पत्थर के माध्यम से हम पढ़ेंगे क्या, इस पत्थर के माध्यम से हम पढ़ने वाले हैं भैया आदि मानव। क्या पढ़ेंगे? आदि मानव, ठीक है। फिर उसके बाद में पाषाण काल के बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो पाषाण काल के बाद में हम पढ़ने वाले हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा संस्कृति को पढ़ेंगे, ठीक है, कि भाई हड़प्पा संस्कृति कैसी थी, उसमें क्या खास खास चीज़ थी वो हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में हड़प्पा संस्कृति के बाद में हम पढ़ेंगे यहाँ पर वैदिक काल। वैदिक काल यानी कि वेदों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। वैदिक काल को हम दो पार्ट में बांटते हैं, ऋग्वेदिक, उत्तर वैदिक। चार वेद होते हैं, कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों के बारे में भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। फिर वैदिक काल के बाद में हम महाजनपद चालू करेंगे। महाजनपद में जो सबसे बड़ा जनपद था वो था मगध, ठीक है। मगध में जो वंश था वो था हर्यक वंश, ठीक है। तो थोड़ा हर्यक वंश के बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे हम, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन उठ जाते हैं, ठीक है। फिर हर्यक वंश के बाद में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं मौर्य काल के बारे में। मौर्य काल में हम मेनली तीन राजाओं के बारे में पढ़ेंगे। एक रहेगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। फिर उसके बाद में दूसरे नंबर पर जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपन बिंदुसार, और तीसरे नंबर पर आपका अशोक, ठीक है। आपका अशोक, हमारा अशोक, सबका अशोक, अशोक 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 अशोक, ठीक है। तो अशोक को हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। डिंग 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 डिंग, हाँ। तीसरा बंदा कौन है आपका भाई साहब? अशोक, ठीक है। अशोक का मूवी तो देखी होगी सबने, ये वही अशोक है, ठीक है। ऐश्वर्या राय एक साथ में थी ना, कौन? शाहरुख खान था उसमें, है ना। चलो, फिर उसके बाद में, चलो भाई साहब, ये तो हो गया आपका मौर्य काल। मौर्य काल के बाद में जो अगला काल पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपन गुप्त काल, ठीक है। गुप्त काल में अपन जो समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ेंगे, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य द्वितीय के बारे में पढ़ेंगे, कुमार गुप्त के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें गुप्त काल अपन देखेंगे। गुप्त काल के बाद में अपन जो लास्ट में जो वंश पढ़ेंगे वो है पुष्पभूति वंश, पुष्पभूति वंश, ठीक है। इसमें अपन हर्षवर्धन के बारे में कहानियां देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका प्राचीन काल हो जाएगा खत्म, ठीक है। तो यहाँ पर अपन को प्राचीन काल को ही समेटना है, तो इस वीडियो में प्राचीन काल का मैक्सिमम पोर्शन अपन समेटने की
कोशिश करते हैं, ठीक है। जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं वो चीज़ें अपन देखेंगे, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं यहाँ पर हिस्ट्री पूरी पढ़ा रहा हूँ, जो आपको ज़रूरत भी नहीं है हिस्ट्री पूरी पढ़ने की। सोच के देखिए 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, 25 क्वेश्चन में आप अगर पूरी हिस्ट्री पे 1-2 नंबर के चक्कर में उलझे रहे तो आपका हो गया काम। आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी करिए, आप SSC GD की नहीं कर रहे हैं, है ना। तो आपको कम समय में ज़्यादा वो कंटेंट पढ़ना है जो ज़्यादा आता है। आप पूरा पढ़ने की कभी भी जीके को कोशिश कीजिए मत, ठीक है। नंबर लाने हैं, एग्ज़ाम निकालना है तो मैथ्स रीजनिंग पे फोकस कीजिए, वही आपका उद्धार करेंगे, ठीक है। चलो तो देखते हैं अपन आगे। हाँ, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सबसे पहले प्राचीन काल में पाषाण काल की। भाई साहब पाषाण मतलब होता है पत्थर, ठीक है, पत्थर। तो पत्थर की अगर बात करें, पत्थर से हम पूरा इतिहास जानने की कोशिश करते हैं आदि मानव का। तो आदि मानव का जो इतिहास है वो हम 3 काल में बांट कर पढ़ते हैं, ठीक है। 3 काल में कौन कौन से? एक होता है आपका पुरापाषाण, ठीक है। पुरापाषाण काल की खास विशेषता क्या है भैया, कि इस समय पर इन्होंने आग जलाना सीख लिया था, ठीक है। पुरापाषाण काल में क्या हो गया था, आग जलाना ये सीख गए थे, ठीक है। फिर उसके बाद में मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल की खास विशेषता क्या है, यहाँ पर जो है वो छोटे हथियार यानी माइक्रोलिथस जिन्हें कहते थे। छोटे हथियार का मतलब क्या है? छोटे हथियार का मतलब ये है कि भाई जैसे कि आगे की तरफ खुरचनी हो गई, ठीक है, इस तरह भाले का आगे का भाग नुकीला, यानी कि सुई वगैरह जिसको चमड़े में टोप के और सिल लो, कपड़े वपड़े बना लो, ठीक है, उस तरह की। तो माइक्रोलिथस जैसी चीज़ें यहाँ पर बनने लगी थी, यानी छोटे औजार यहाँ पर बनने लगे थे, जिनको क्या कहते थे? माइक्रोलिथस, ठीक है। तो माइक्रोलिथस यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं कहाँ पर? मध्य पाषाण काल में, ठीक है। अब उसके बाद में अपन बात करते हैं भाई नवपाषाण काल की। नवपाषाण, तो नवपाषाण काल की अगर बात करें तो नवपाषाण काल में जो खास विशेषता देखने को मिलती है वो है बस्तियों का, ठीक है। अब तुमको बहुत सारी चीज़ें बताई जाएंगी लेकिन इतनी याद रख लो सफिशिएंट है, ठीक है। तो बस्तियां जो देखने को मिलती हैं वो कहाँ पर मिलती है? नवपाषाण काल में। लोग यहाँ पर इस काल में आकर बसना चालू हो गए थे। इस काल में तो जानवरों को मार के और मांस खाते थे, भूंज के खाने लगे थे, ठीक है। इस काल में जो है वो यहाँ पर क्या होने लगा था? मध्य पाषाण काल में माइक्रोलिथस छोटे औजार बनने लगे थे, ठीक है। तो यहाँ पर खुरचनी और जो गोपने वाली चीज़ें हैं, भाला वगैरह, ये बन गए थे। और नवपाषाण काल में जाओगे तो बस्तियाँ अस्तियाँ बसना चालू हो गई थी। लोग बढ़िया सिस्टमेटिक तरीके से रहना चालू हो गए थे, फसलें बोना चालू हो गई थी, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर हैं। अब उसके बाद में कुछ स्थल जिनके बारे में आपको बहुत अच्छे से रट मारना है, वो पहला है आदमगढ़। बहुत पूछा जाता है भाई आदमगढ़। आदमगढ़ की अगर मैं बात करूं तो आदमगढ़ किस लिए फेमस है? तो आदमगढ़ में यहाँ पर जो है वो पशुपालन के पहले साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। तो भाई ये क्यों फेमस है? तो आप क्या कहोगे? यहाँ पर जो है वो पशुपालन के साक्ष्य आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, पहले साक्ष्य। फिर उसके बाद में आदमगढ़ के बाद में दूसरा जो स्थल है वो कौन सा है? वो है मेहरगढ़। मेहरगढ़, मेहरगढ़ की अगर बात करें तो मेहरगढ़ क्यों फेमस है? यहाँ पर कृषि के पहले साक्ष्य मिलते हैं, कृषि के साक्ष्य, ठीक है। यहाँ भी फर्स्ट साक्ष्य आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब ये आदमगढ़ कहाँ पर है? तो आदमगढ़ जो है वो आपको मिलेगा होशंगाबाद, MP में, होशंगाबाद ज़िले में, ठीक है। इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है अगर आप MP GK की तैयारी या MP से रिलेटेड कोई वैकेंसी देख रहे हैं। वहीं आप SSC में तो ये इम्पोर्टेंट है ही, ठीक है। तो MP में है ये। कहाँ पर? ज़िले अगर पूछे तो होशंगाबाद, HBD लिख दे रहा हूँ। ये जो है वो पाकिस्तान में है। मेहरगढ़ जो है वो, मेहरगढ़ कहाँ पर देखने को मिलेगा आपको? पाकिस्तान में। फिर उसके बाद में भीमबेटका। भीमबेटका की अगर बात करूं तो भीमबेटका भी जो है वो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है, ठीक है। ये भी MP में ही है। यहाँ पर जो है वो गुफाएं मिली हुई हैं जहाँ पर आदिमानव रहते थे, ठीक है, यानी उनके रहने के यहाँ पर साक्ष्य मिले हुए हैं, इसलिए भीमबेटका बहुत ज़्यादा फेमस है। रायसेन जिले में आता है ये भीमबेटका, मध्य प्रदेश के, ठीक है। और यहाँ पर क्या मिला हुआ है? आवास मिले हुए हैं, गुफाएं मिली हुई हैं जिनमें आदिमानव रहते थे। तो ये कुछ याद रहे ना रहे, ये 3 जगह तो तुमको बहुत अच्छे से याद रहनी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो पाषाण काल में सफिशिएंट इतना नॉलेज अगर आपको है तो बहुत है, ठीक है। मैं ज़्यादा नॉलेज की आपसे बात भी नहीं करूँगा इधर, ठीक है। अब पाषाण काल के बाद में अगर आप आगे की तरफ चलें तो आगे की तरफ हम देखेंगे हड़प्पा सिविलाइजेशन, ठीक है। तो पहली चीज़ तो हड़प्पा जो है वो, हड़प्पा
सिविलाइजेशन का नाम हड़प्पा क्यों रखा, क्योंकि जो सबसे पहला स्थल खोजा गया था वो खोजा गया था हड़प्पा में। ठीक है, अब ये हड़प्पा है कहाँ पर, तो ये सिंधु और उसकी सहायक नदियों के पास मिलेगा। तो सिंधु और उसकी सहायक नदियों का आपको जियोग्राफिकल मैप अच्छे से याद होना चाहिए। ये है आपकी कौन सी, सिंधु नदी। ठीक है, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो वो है आपकी चेनाब। ठीक है, चेनाब की भाई साहब दो सहायक नदियां हैं, एक मिलेगी आपको झेलम और दूसरी जो मिलेगी आपको वो मिलेगी रावी। ठीक है, रावी। फिर उसके बाद में यहाँ पर देखें तो चेनाब की एक सहायक जो कि सिंधु की भी सहायक है वो है आपकी सतलज। सतलज की भाई साहब एक और सहायक है जिसका नाम क्या है, ब्यास। ठीक है, तो ये जो है वो सिंधु नदी तंत्र और इसी के आसपास आपको हड़प्पा के सारे स्थल देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अगर बात करें तो हड़प्पा संस्कृति जो है वो हड़प्पा संस्कृति में हड़प्पा है, मोहनजोदाड़ो है, लोथल है, कालीबंगा है, ये कुछ ऐसे स्थल हैं जो कि आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है, 2 मिनट रुकिए, रिंग लाइट को मैं चालू कर दूं। चलिए, तो यहाँ पर कुछ स्थल हैं जो कि आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं, जैसे कि इसमें हड़प्पा हो गया। ठीक है, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, उसके बाद में लोथल, फिर उसके बाद में कालीबंगा। ठीक है, ये तो हड़प्पा की अगर बात करें तो हड़प्पा क्यों फेमस है, तो हड़प्पा जो है वो अपने नगर नियोजन के लिए फेमस है। तो हड़प्पा और ये पूरे स्थलों में क्या क्या खास विशेषताएं हैं पहले हम वो बात कर लेते हैं। तो जो सबसे पहली खास विशेषता है वो है नगर नियोजन। नगर नियोजन यानी कि टाउन प्लानिंग जिसे कहते हैं। ठीक है, नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग। ठीक है, तो टाउन प्लानिंग की बात करें तो इसके लिए ये फेमस है। ठीक है, अब टाउन प्लानिंग में क्या है, तो ये ग्रिड प्रणाली के लिए फेमस है। अब भाई साहब ग्रिड प्रणाली क्या होती है, ठीक है, वैसे तो यहाँ ज़रूरत नहीं, तुमसे कभी नहीं पूछी जाने वाली, मगर इसको जो है वो ग्रिड प्रणाली कहते हैं। जब सड़कें जो है वो एक चौराहे पर आकर मिलें तो इसे क्या कहोगे तुम, ग्रिड कहोगे, ये ग्रिड होता है। ठीक है, तो ग्रिड प्रणाली पर आधारित होती हैं तुम्हारी सड़कें। फिर उसके बाद में और क्या है, तो दरवाजे जो है वो अंदर की तरफ खुलते थे। ठीक है, फिर उसके बाद में घरों से जो है वो नालियाँ निकलती थी और चौराहे पर चैम्बर बॉक्स में जाकर मिलती थी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं, लेकिन उसमें भी तुम्हें कोई याद नहीं रखना, सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है, वो क्या है, ग्रिड प्रणाली। ठीक है, तो हड़प्पा का जो नगर नियोजन व्यवस्था थी वो किस पर आधारित थी, तो ये ग्रिड प्रणाली पर आधारित थी। ठीक है, फिर उसके बाद में और क्या चीज़ें हैं जो कि तुम्हें याद रखनी है, तो वो है तुम्हें मोहनजोदाड़ो का विशाल स्नानागार। ठीक है, तो विशाल स्नानागार, स्नानागार ये कहाँ पर मिला है, ये मिला है आपका मोहनजोदाड़ो में। ठीक है, मोहनजोदाड़ो में मिला हुआ विशाल स्नानागार। और फिर उसके बाद में विशाल अन्नागार, ये सबसे बड़ी इमारत अगर पूछे तो विशाल अन्नागार है। ठीक है, ये विशाल अन्नागार क्या है, सबसे बड़ी इमारत, इमारत। ठीक है, अन्नागार का मतलब है कि जहाँ पर अनाज रखा जाता था वो उसे क्या कहा जाता था, अन्नागार कहा जाता था। ठीक है, फिर उसके बाद में जो है वो और क्या इम्पोर्टेंट है, तो उसके बाद में यहाँ पर लोथल में मिला हुआ है बंदरगाह। ठीक है, तो लोथल का बंदरगाह बहुत फेमस है, लोथल का बंदरगाह। फिर उसके बाद में और क्या फेमस है, तो और लोथल का बंदरगाह बहुत पूछा जाता है, लोथल है कहाँ पर ये भी याद रखना, तो ये मिलेगा आपको गुजरात में। ठीक है, फिर कालीबंगा में क्या मिला है, तो कालीबंगा में मिला हुआ है जुते हुए हल का साक्ष्य। ठीक है, जुते हुए खेतों का साक्ष्य, हल्का बोल रहा हूँ, तो जुते हुए खेतों का साक्ष्य यानी कि ये कृषि भी करते थे। ठीक है, अब जो हड़प्पा वासी थे, जो बेसिकली हड़प्पा वासी कोई कृषक नहीं थे, यानी ज़्यादातर लोग जो है वो व्यापार करते थे। तो ये पूछा जाता है कि हड़प्पा वासी क्या थे, तो एक व्यापारी थे, याद रखिएगा। तो हड़प्पा वासी क्या थे, व्यापारी थे, इनका पेशा जो था वो क्या करना था, व्यापार करना था। ठीक है,
तो हड़प्पा से रिलेटेड ये कुछ खास खास चीज़ें हैं जो कि ज़्यादा पूछी जाती हैं, ठीक है। तो ये तो बात हुई हमारी हड़प्पा की। अब हम बात करते हैं आगे चल के वैदिक काल की, ठीक। देखिए हड़प्पा में ये भी पूछ लिया जाता है कि हड़प्पा वासी जो थे वो धर्म को में यानी मंदिर वगैरह मिले हैं या नहीं मिले हैं, ठीक है। उनका राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, तो इस पर लेकर अभी भी कुछ भी नहीं पता है कि राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी। ये माना जाता है मात्र सत्तात्मक थी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक मूर्ति मिली हुई है जिसमें कि जिसे हम मात्र देवी मान रहे हैं, और उसके गर्भ से जो है वो पौधा निकलने का साक्ष्य मिला है, तो उससे हम कह देते हैं कि मात्र देवी के उपासक रहे होंगे, ठीक है। लेकिन कन्फर्मली ऐसा कुछ भी नहीं पता है। फिर उसके बाद में यहाँ पर मंदिर अंदिर तो कहीं नहीं मिले हैं, लेकिन एक जो है वो आदि शिव जैसे हम कहते हैं, एक मूर्ति मिली हुई है। इन्हें मूर्ति नहीं कह सकते, मोहर मिली हुई है, मोहरें, ठीक है। तो मोहर का मतलब होता है सील, जिसको तुम सील कहते हो, ठीक है। तो सील यहाँ पर मिली हुई है, और ये सील जो है वो सील से हमें पता चलता है कि यहाँ पर एक आदि शिव है, यानी उस सील पर, जिसमें कि उनके सिर पर ऐसा त्रिशूल वाला मुकुट लगा हुआ है, ठीक है। और इस तरह से आकृति है, और नीचे की तरफ जो है वो जानवर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो आदि सिद्ध की हम संज्ञा देते हैं इन्हें। तो ये मिला है, तो इससे हमें थोड़ा धर्म के बारे में पता चल जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं वैदिक काल की। तो वैदिक काल को हम दो भागों में बांट कर पढ़ते हैं। एक होता है तुम्हारा ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक, और दूसरा होता है तुम्हारा उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक। तो ऋग्वेद की अगर मैं बात करूं भाई साहब, तो ऋग्वेद में जो है वो हम तीन वेदों को पढ़ते हैं। कौन से तीन वेद? तो एक होता है ऋग्वेद, दूसरा होता है तुम्हारा सामवेद, और तीसरा होता है तुम्हारा अथर्ववेद, ठीक है। तो ऐसे तीन वेदों को हम यहाँ पर पढ़ते, सॉरी यजुर्वेद, अथर्ववेद तो इसमें पढ़ेंगे हम। ये जो है वो तीसरे नंबर का आएगा भाई साहब आपका, कौन सा? यजुर्वेद, यजुर्वेद, ठीक है। तो ये हो गया आपका यजुर्वेद। फिर उसके बाद उत्तर वैदिक काल की अगर मैं बात करूं, तो उत्तर वैदिक काल में आता है आपका कौन सा? अथर्ववेद, ठीक है। अथर्ववेद, कुछ भी लिखा रहा है, अथर्ववेद, ठीक है। ये सबसे पुराना वेद है अथर्ववेद, और सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, और सबसे नया वेद जो है वो कौन सा है? अथर्ववेद। सबसे आखिरी में अथर्ववेद लिखा गया था, ठीक है। तो ऋग्वेदिक काल से जो 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 चीज़ें पूछी जाती हैं उस पर हम बात कर लेते हैं। देखिए ऋग्वेदिक काल अपने आप में थोड़ा बड़ा है, लेकिन यहाँ पर जो खास खास चीज़ें हैं वो ये हैं कि ऋग्वेद में जो है वो कितने 10 मंडल हैं। तो ऋग्वेद की अगर मैं बात करूं, तो ऋग्वेद में 10 मंडल देखने को मिलेंगे। इसमें पहला मंडल और आखिरी यानी 10वां मंडल, यानी पहला और 10वां मंडल जो है वो नए मंडल हैं, बाकी के सारे पुराने मंडल हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर बात करें, तो इसमें 1028 जो है वो सूक्त हैं। सूक्त जो है वो श्लोकों से मिलकर बने होते हैं, सूक्त, ठीक है। तो 1028 इसमें तुम्हें सूक्त देखने को मिलेंगे, ठीक है। ऋग्वैदिक काल में जो सबसे प्रमुख देवता है वो प्रमुख देवता थे इंद्र, ठीक है। तो इस समय के प्रमुख देवता की अगर बात करें, तो प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र थे, इंद्र थे। अब उसके बाद में ऋग्वैदिक काल की जो खास विशेषताएं हैं वो ये हैं कि ऋग्वैदिक काल में महिलाओं का सम्मान किया जाता था, ठीक है। ऋग्वैदिक काल की बात करें तो यहाँ पर जो है वो पर्दा प्रथा नहीं थी, ठीक है। बहुपति विवाह, बहुत पत्नी विवाह, इस तरह के जो विवाह नहीं थे, ठीक है। विधवा विवाह यहाँ पर पॉसिबल था, यानी कि अगर बात करें तो यहाँ पर महिलाओं की स्थिति जो है वो अच्छी थी, ठीक है। महिलाओं को यज्ञ में बैठने की अनुमति होती थी, ठीक है। महिलाओं को ऊंचा दर्जा दिया जाता था, ये ऋग्वैदिक काल की खास विशेषता है। उत्तर वैदिक काल में कर्मकांड होने लगा था, ये प्रार्थना आधारित समाज था, यहाँ पर प्रार्थना पर ज़्यादा जोर दिया जाता था ऋग्वैदिक काल में, ठीक है। ये प्रार्थना आधारित समाज था। वहीं पर उत्तर वैदिक काल की अगर बात करूँ, तो उत्तर वैदिक काल जो है वो प्रार्थना आधारित समाज नहीं था, वहाँ पर ज़्यादा जोर दिया जाता था कर्मकांडों पर, ठीक है। तो वहाँ कर्मकांडों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। तो ये तो ऋग्वेद की बात हो गई, ठीक है। तो वैदिक काल में आपको ये चीज़ें। अब उसके बाद में उत्तर वैदिक काल क्या था? तो उत्तर वैदिक काल की अगर बात करें, उत्तर वैदिक काल, तो उत्तर वैदिक काल में जो है वो कर्मकांडों पर ज़्यादा जोर दिया जाने लगा था, कर्मकांड।
और इसी के आधार पर जो है वो 18 पुराण और 108 जो है वो उपनिषद बनाएगा। कितने? 18 पुराण और 108 उपनिषद बनाए गए। अलग अलग देवी देवताओं के नाम से जो है वो अलग अलग पुराण बनाए गए जिसमें कि उनके बारे में लिखा होता था। तो ये उत्तर वैदिक काल की विशेषता। यहाँ पर महिलाओं की स्थिति जो है वो महिलाओं की स्थिति में निम्न हो गई थी। ठीक है, महिलाओं को जो है वो शूद्रों के समान समझा जाने लगा था। यज्ञ में अनुमति नहीं थी, पर्दा प्रथा जैसी चीज़ें चालू हो गई थी। ठीक है, फिर उसके बाद में महिलाओं को जो है वो यज्ञ में बैठने की कोई भी अनुमति नहीं दी जाती थी। विधवा विवाह जो है वो प्रतिबंध कर दिया, न विधवा विवाह को रोक दिया गया था। ये सारी चीज़ें जो है वो कहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं? उत्तर वैदिक काल में आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। तो यहाँ पर अगर बात करें कर्मकांडों में, तो कर्मकांड में आपने देखा होगा संस्कार। तो संस्कार कितने होते हैं? तो संस्कार यहाँ पर होते हैं 16। ठीक है, संस्कार, तो संस्कार कितने होते हैं? 16। पहला संस्कार की बात करूं तो वो है गर्भाधान, और 16वां संस्कार की बात करूं तो वो है अंतिम संस्कार। 11वां संस्कार पूछा जाता है। 11वां संस्कार जो है वो है उपनयन संस्कार। ठीक है, कौन सा संस्कार? उपनयन संस्कार। ठीक है, 11वां संस्कार है उपनयन। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल की बात करें तो पुराण कितने हैं? 18, उपनिषद है 108, संस्कार है 16। ठीक है, और 11वां संस्कार उपनयन। उपनयन यानी जनेऊ पहनाना जो होता है वो उपनयन संस्कार में आता है। ठीक है, तो ये तो हो गई आपके उत्तर वैदिक काल की खास बातें। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं कि यहाँ पर ये पूरे जो वैदिक काल है, इस वैदिक काल में पवित्र नदी कौन सी थी? तो जो पवित्र नदी की अगर बात करें, पवित्र नदी की बात करें तो पवित्र नदी मानी जाती थी सिंधु, वो सॉरी सरस्वती। ठीक है, वो कौन सी मानी जाती थी? सरस्वती। ठीक है, फिर उसके बाद में सबसे ज़्यादा उल्लेख जो है जिस नदी का है, ठीक है, या सर्वाधिक महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण नदी जो थी वो थी कौन सी? सिंधु नदी। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? वो थी आपकी सिंधु नदी। और पवित्र नदी की बात करें तो पवित्र नदी आती है आपकी सरस्वती नदी। ठीक है, आगे की तरफ देखते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में जो सबसे ज़्यादा उल्लेख किस देवता का है? तो इंद्र का उल्लेख यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा उल्लेख जो है वो किसका है? इंद्र का। इंद्र को किला तोड़क भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इंद्र को क्या कहा जाता है? किला तोड़क। ठीक है, उत्तर वैदिक काल की अगर बात करूँ तो उत्तर वैदिक काल में गंगा नदी महत्वपूर्ण हो गई थी। ठीक, तो ये तो नदियों की बात हो गई। अब अगले वीडियो में हम बात कर लेंगे बाकी के महाजनपद के बारे में और बाकी सारी चीज़ों के बारे में। ठीक है, ज़्यादा वीडियो मैं नहीं बनाऊंगा, छोटे छोटे वीडियो में अपन चीज़ों को निपटा सोचा देंगे और सिर्फ काम की चीज़ों पर बात करेंगे, फालतू चीज़ों पर अपन यहाँ बात नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए, तो बाय बाय।